अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद। हेलो बच्चों, आज जो हमारी क्लास है वो हम इनकम टैक्स में पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, लास्ट मैंने आपको बता दिया था कि 5 हेड की इनकम होती है। 5 हेड की इनकम में कौन कौन सी इनकम्स होती हैं वो मैं आपको बता चुका था यहाँ पे। अब यहाँ पर हमारे लिए क्या होता है, जो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, तो मैं आज आप लोगों को बस ये बताऊंगा कि जो हाउस प्रॉपर्टी से हम इनकम कमाते हैं उसके ऊपर कैसे हम कैलकुलेशंस करेंगे किस चीज की, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब यहां पर क्या है कि एक बंदा है, उसके पास अपना खुद का घर है, रेजिडेंशियल हाउस है, वो उसको क्या करता है, रेंट पर दे देता है। उस रेंट से उसको कैसे पता चलेगा कि कितना पार्ट तो वो अपना बचा सकता है टैक्सेबल इनकम से और कितना पार्ट उसका टैक्सेबल रहेगा। ठीक है, तो वो चीज आज मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर अभी मैं ज्यादा थ्योरीज में नहीं घुस रहा, ना ही ज्यादा कोई आपको टेक्निकल चीज बता रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल सीधी सीधी चीज बताऊंगा, बिल्कुल सीधा स्पष्ट बता दूंगा कि कैसे निकलेगा। ठीक है, ज्यादा घुमाऊंगा नहीं इस चीज के लिए। यहां पर 2 केस कर लेते हैं। फर्स्ट केस तो कर लेते हैं जी लेट आउट का, और सेकंड केस कर लेते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड का। सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है। अब यहां पर जो लेट आउट का केस है, लेट आउट मतलब रेंट पर दे रखा है। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड जिसके अंदर वो खुद रह रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो लेट आउट का केस है, अब आप लोगों को ये चीज तो पता होगी कि जो भी एक पर्सन है अगर कोई रेंट पर देगा तो ही तो इनकम रिसीव करेगा। अगर मान लो कि वो रेंट पर देगा ही नहीं, वो खुद ही रह रहा है, तो उसकी इनकम कहां से हुई? इनकम तो हुई नहीं उसकी। तो वो केस क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड। इसके अंदर ना हम एक चीज पढ़ेंगे जिसको हम बोलेंगे ग्रोस एनुअल वैल्यू। ग्रोस एनुअल वैल्यू, और एक बात करेंगे यहां पर एनुअल वैल्यू की। ठीक है, अब सबसे पहले तो ग्रोस एनुअल वैल्यू बता देता हूं कि ग्रोस एनुअल वैल्यू है क्या। ग्रोस एनुअल वैल्यू वो वैल्यू होती है जितना भी ये रेंट कमाता है उस रेंट से जो उसकी वैल्यू बनेगी वो ग्रोस एनुअल वैल्यू है। ठीक है, जैसे अब लगा लो कि हम मानकर चल लेते हैं कि एक बंदा है, उसने क्या करा कि 10,000 रुपए रेंट पर मंथ के हिसाब से बिल्डिंग दे दी किराए पर। अब यहां पर क्या है कि 10,000 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1,20,000 रुपए की उसकी क्या बन जाएगी? ग्रोस एनुअल वैल्यू। ठीक है, तो ग्रोस एनुअल वैल्यू तो हो गया जी उसका रेंट। उसके बाद एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगी? एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी म्युनिसिपल टैक्स होगा उसको लेस कर दिया जाएगा उस ग्रोस एनुअल वैल्यू में से, और जो निकल कर आएगा वो हमारे लिए यहां पर क्या आ जाएगी? एनुअल वैल्यू। ठीक है, अब एनुअल वैल्यू आप लोगों को आ गई समझ में। उसके बाद अब आप पूछोगे कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जो है उसको कैसे निकालना है। अब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है 30% की, जो कि हम एनुअल वैल्यू का करते हैं। ठीक है, एनुअल वैल्यू का जो भी 30% है उसको आप डिडक्ट कर दोगे किसमें से? एनुअल वैल्यू में से। मतलब आपके पास 70% एनुअल वैल्यू का पार्ट रह गया है जो कि क्या है? टैक्सेबल। ठीक है, अब यहां पर अगर उस पर्सन ने, उस ओनर ने क्या कर रखा है कि वो जो लेट आउट वाला हाउस था उसने क्या कर रखा है, उसके लिए लोन लिया था, कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए उसने लोन लिया था, तो उसकी भी डिडक्शंस आएंगी और वो भी हम यहां पर क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो जहां से जो निकल कर आएगा वो चीज हमारे लिए क्या आ जाएगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है जी, ये केस तो आ गया। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में यहां पर अब रेंट तो आएगा ही नहीं, जीरो है जी, रेंट तो खत्म।
अगर रेंट 0 है तो इसका मतलब एनुअल वैल्यू भी क्या है 0। अगर एनुअल वैल्यू 0 है तो उसने इनकम तो कुछ कमाई नहीं वहां से, इनकम तो उसकी हुई नहीं कुछ भी, तो वो हमारे लिए यहां पर क्या है 0। ठीक है, तो आप देखो कि कैसे कैसे हम अलग अलग स्टेप्स करेंगे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को निकालने के लिए। सबसे पहले जो लेट आउट का केस है, इसके अंदर 4 रेंट आपको गिवन होते हैं। 4 रेंट, म्युनिसिपल रेंट, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट एंड लास्ट वन इज एक्चुअल रेंट। ठीक है, कई बार यहां पर एक्चुअल रेंट की जगह आपको डी फैक्टो रेंट दिया होता है, डी फैक्टो रेंट, और यहां पर आपको होगा रेंट कंट्रोल एक्ट के द्वारा फिक्स कर दिया जाता है, रेंट कंट्रोल एक्ट के द्वारा। ठीक है, अब हमें इन चारों रेंट के बेसिस पे अगर ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालनी है तो म्युनिसिपल रेंट जो कि वहां की कमेटीज जो है अलग अलग लोकेशंस एरियाज वाइज जो भी रेंट डिसाइड किया जाता है। फेयर रेंट होता है जो भी सिमिलर बिल्डिंग का रेंट था उस एरिया के अंदर, वो हमारे लिए फेयर रेंट है। स्टैंडर्ड रेंट जो कि रेंट कंट्रोल एक्ट के द्वारा फिक्स कर दिया जाता है, और एक्चुअल रेंट जो हमें मिल रहा है, ठीक है, जो ओनर को मिल रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ग्रोस एनुअल वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ग्रोस एनुअल वैल्यू निकलेगी कैसे, सबसे पहले आपको यहां पर एक्सपेक्टेड रेंट निकालना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलेगा, सबसे पहले ये जो म्युनिसिपल रेंट है और फेयर रेंट है, इन दोनों का यहां पर कंपैरिजन कर लीजिए। ठीक है, म्युनिसिपल रेंट एंड फेयर रेंट कंपेयर आपने करा तो इसके अंदर से जो भी आपकी ग्रेटर वैल्यू होगी उसको ले लिया जाएगा। ठीक है, ग्रेटर वैल्यू को आपने यहां पर ले लिया। उसके बाद जो स्टैंडर्ड रेंट है उसके साथ आप कंपेयर कीजिए और उनमें से जो वैल्यू आपकी स्मॉलेस्ट है उसको यहां पर ले लिया जाएगा, और वो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू निकल कर आएगी वो आपके लिए यहां पर क्या हो जाएगी, वो स्मॉलेस्ट वैल्यू आपके लिए एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड रेंट मेरा जी बन गया, हो गया, एक्सपेक्टेड रेंट आ गया आपका यहां पर। उसके बाद यहां पर अब आप क्या करोगे, जो एक्चुअल रेंट है, एक्चुअल रेंट के साथ इस स्मॉलेस्ट वैल्यू को कंपेयर करोगे। जो यहां से ग्रेटर वैल्यू निकल कर आएगी वो ग्रेटर वैल्यू यहां पर क्या बन जाएगी, ग्रोस एनुअल वैल्यू। आ गया ग्रोस एनुअल वैल्यू तक तो जी आ गया समझ में। उसके बाद आगे सर, आगे क्या करेंगे, आगे इसमें हम लेस करते हैं क्या चीज, म्युनिसिपल टैक्स। जो भी म्युनिसिपल टैक्स होगा उसको लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर यहां पर अनरियलाइज्ड रेंट होता है तो उसको भी लेस कर दिया जाता है, अगर कंडीशन 4 आर सेटिस्फाइड है। कंडीशन 4 आर सेटिस्फाइड मतलब क्या होता है, जहां पर टेनेंसी इज बोनाफाइड। ठीक है, तो जहां पर भी टेनेंसी जो होगी वो प्रमाणित होगी या बोनाफाइड होगी तो वो चीज हम यहां पर लेस कर सकते हैं। तो अनरियलाइज्ड रेंट जो है उसको लेस कर दिया जाएगा, और अनरियलाइज्ड रेंट को लेस करने के बाद जो निकल कर आएगा वो हमारे लिए क्या आ जाएगी, एनुअल वैल्यू। आ गया यहां तक जी, आ गया सर, एनुअल वैल्यू तक तो आ गया सर, आगे बता दीजिए। अब आगे क्या है, आगे हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस एनुअल वैल्यू में से क्या करेंगे, डिडक्शन को लेस कर देते हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है। हमने क्या करा, एनुअल वैल्यू निकाल दी और इस एनुअल वैल्यू में से लेस कर दिया स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि हमारी क्या है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू है। ठीक है जी, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू निकल गया, लेस हो गया। अब यहां पर अगर केस ये भी है कि जो रेंटेड हाउस था उस पर लोन लिया गया था, ठीक है,
लोन लिया गया था उसके कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। अगर कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया गया है तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर लेस कर देंगे क्या चीज, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन है उसको लेस कर दिया जाएगा, और 1/5 ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्रीसीडिंग ईयर्स। फॉर प्रीसीडिंग ईयर्स। अब प्रीसीडिंग ईयर्स कौन से ईयर्स, अब जैसे लगा लो कि जो घर लिया गया था और उसके लिए जो भी उसने कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया, तो जब हाउस कंस्ट्रक्टेड हो जाता है कंप्लीट, तो उस हाउस को जब आपने कंप्लीट किया उससे पिछले 5 प्रीवियस ईयर को हम यहां पर लेते हैं। जैसे मान लो हाउस जो था हम मान लेते हैं 30 जुलाई 2014 को यहां पर हुआ है कंप्लीट, ठीक है। तो इससे जो लास्ट हमारा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ होगा, इससे लास्ट फाइनेंशियल ईयर कब कंप्लीट हुआ, 31 मार्च 2014 को, ठीक है। तो इससे पिछले 5 सालों का जो भी इंटरेस्ट होगा उसको यहां पर ले लिया जाएगा, ठीक है। 5 सालों का जो भी इंटरेस्ट होगा उसको ले लिया जाएगा। कब तक, अब आप कहोगे कब तक लेना है सर, मान लो एक जो बंदा था उसने जो भी यहां पर क्या करा है, उसने लोन लिया, मान लेते हैं यहां पर 1 अगस्त 2012 में उसने लोन लिया है, ठीक है। 1 अगस्त 2012 में लोन लिया है, तो 1 अगस्त से लेके 31 मार्च 2014 तक आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। जो इंटरेस्ट निकल कर आएगा उस इंटरेस्ट को आप 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करना ही मेरे लिए 1/5 ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्रीसीडिंग ईयर्स हो जाता है, ठीक है जी। आगे यहां तक। उसके बाद ये जो आप लेस करोगे डिडक्शंस, यहां से जो निकल कर आएगा वो आपके लिए क्या आ जाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है जी। आ गया समझ में। अब यहां पर कई बार ऐसा होता है कि पूरे साल आपका घर जो होता है पूरे साल आपका नहीं चढ़ता, मान लो कि पूरे साल आपका रेंटेड नहीं होता। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो और आपका 10 मंथ्स के लिए तो रेंटेड था, लेकिन 2 मंथ्स आपका वैकेंट रहा है, मतलब यानी कि वैकेंट रहा है और वहां पर उस टाइम पर कोई भी किराएदार नहीं था। तो उस टाइम पर क्या होगा, 10 मंथ्स के लिए जो भी एक्चुअल रेंट आएगा वही आपके लिए ग्रोस एनुअल वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। जो भी 10 मंथ्स का एक्चुअल रेंट होगा वही आपके लिए यहां पर क्या बन जाएगी, ग्रोस एनुअल वैल्यू, ठीक है। फिर कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब आ जाती है जी सेल्फ ऑक्यूपाइड की बात। सेल्फ ऑक्यूपाइड, अब सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब क्या होता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब होता है जहां पर एक बंदा खुद रह रहा है अपने घर में, तो वहां पर रेंट तो आएगी, एनुअल वैल्यू मेरे लिए क्या हो जाएगी, 0, एनुअल वैल्यू 0 जी, स्टैंडर्ड डिडक्शन 0 जी। उसके बाद बात आ गई इन चीजों पर, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं किसके साथ, जो कि मैक्सिमम डिडक्शन बनाई गई है, 30,000 एंड 2 लाख। अगर आपने लोन जो है वो लिया है कब, बिफोर 31 मार्च 1999 से पहले अगर आपने लोन ले लिया तो आप मैक्सिमम डिडक्शन केवल ले सकते हैं 30,000 की, ठीक है। अगर आपने यहां पर लोन लिया आफ्टर 31 मार्च 1999 तो आप
यहां पर डिडक्शन ले सकते हैं 2 लाख की मैक्सिमम डिडक्शन। तो ये जो चीज है ना, यहां से जो निकल कर आएगा वो सेल्फ ऑक्यूपाइड से आपके लिए क्या आ जाएगा, लॉस। तो दोनों हाउसेस का आप क्या करोगे, आपस में प्लस कर दोगे, एडिशन कर दोगे। एडिशन करने से या तो आपकी इनकम बन जाएगी या फिर आपके लिए क्या बन जाएगा, लॉस बन जाएगा। तो ये जो चीज है ना, ये हमारे लिए कहां से आई, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। बस मैंने आपको केवल ये चीज बताई है कि कैसे कैसे आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से इनकम को निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं या फिर आपको लाइव क्लासेस लेनी है या फिर आपको कुछ और भी पूछना है तो आप फेस टू फेस भी क्लासेस ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। मेरा नंबर मैं हर बार मेंशन करता हूं अपनी वीडियोस के अंदर, तो आप वहां से नंबर लीजिए, कॉल कीजिए, कुछ भी कीजिए, ठीक है। अगर आपके डाउट्स हैं तो वो क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है सर। ओके, थैंक यू।